वक्फ बोर्ड आजकल हमारे देश में इसकी खूब जोरों शोरों से चर्चा की जा रही है। वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ ना कुछ सुनने या देखने को मिल जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अधिकांश लोग या तो अधूरी जानकारी रखते हैं या गलत जानकारी। आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि वक्फ बोर्ड भारत में कब बना, किस प्रकार से ये हमारे देश में कार्य करता है और ये कितना पावरफुल है। अब जब पार्लियामेंट में बीजेपी वक्फ बोर्ड एक बिल लेके आने वाली है, तो क्या उसमें वक्फ बोर्ड की पावर को कम किया जाएगा या इसे बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाएगा? Now you're stopping me from praying. और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to waqf? आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल। Sir, I have given a notice under Rule 72 to oppose the वक्फ अमेंडमेंट बिल। हमारे देश में वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर है। इसके बाद सबसे ज्यादा मात्रा में लैंड है। पहले नंबर पे इंडियन आर्मी आती है और दूसरे नंबर पे आता है इंडियन रेलवेज, लेकिन ये दोनों ही गवर्नमेंट बॉडी है। वक्फ बोर्ड एक प्राइवेट बॉडी है। इसका मतलब कि वक्फ बोर्ड ही एक ऐसा बोर्ड है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन हमारे भारत देश में है। इस समय लगभग वक्फ बोर्ड के पास 8,54,509 अलग अलग प्रॉपर्टीज भारत देश में है, जिनका टोटल एरिया 9.5 लाख एकड़ बनता है। इसे अगर किलोमीटर से कन्वर्ट किया जाए तो ये बनता है 3,854 किलोमीटर के आसपास, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया बन जाता है। वक्फ का मतलब क्या है, पहले ये समझना जरूरी होगा। वक्फ का मतलब होता है दान। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो इस्लाम का हो या किसी और धर्म का, इस्लाम के नाम पर कोई प्रॉपर्टी, चाहे वो जमीन हो या फिर कोई मोटर गाड़ी या कुछ और, दान में देता है, तो उस प्रॉपर्टी की रेख देख वक्फ बोर्ड के द्वारा की जाती है। ये दान एक परमानेंट डोनेशन बन जाता है, जिसे दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता। और इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल वक्फ बोर्ड के द्वारा रिलीजियस और चैरिटी वर्क के लिए किया जाता है, जैसे कि मस्जिद बनवा देना, मज़ार बनवा देना, कब्रिस्तान बनवा देना, मदरसे बनवा देना या होम शेल्टर्स बनवा देना। सबसे पहले 1947 में जब भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और मुसलमानों के लिए एक अलग से देश पाकिस्तान बनाया गया था, तो भारत में रहने वाले चंद मुसलमान ही पाकिस्तान जा पाए थे, बाकी सब भारत में ही रह रहे थे। जो मुसलमान पाकिस्तान गए थे, जिनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर रह गई थी, उन प्रॉपर्टीज यानी कि स्पेशली लैंड की देखभाल करने के लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया 1954 में। 1954 के बाद वक्फ बोर्ड में कोई बदलाव नहीं किया गया। 1994 में कांग्रेस गवर्नमेंट को पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड में कुछ भारी बदलाव करने पड़े। दरअसल 1991 में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था, जिस कारण से भारत के मुस्लिम कांग्रेस से बहुत नाराज थे। उन्हें खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने वक्फ बोर्ड में कुछ चेंजेस किए और उनको अनडिस्प्यूटेड और अनलिमिटेड लैंड एक्विजिशन पावर दी। लैंड एक्विजिशन मतलब किसी भी जमीन को लेने की या अपने हक में रखने की पावर दी। इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक वक्फ कमेटी बनाई जाएगी, एक वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा। इसमें 7 मेंबर्स होंगे, जिनमें से 5 लोग बोर्ड मेंबर होंगे, एक सर्वेयर होगा और एक कार्याधिकारी होगा। यह सभी के सभी 7 लोग मुस्लिम होंगे। अब ये वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 वक्फ बोर्ड को अनडिस्प्यूटेड पावर देता है किसी भी जमीन को अपना बनाने के लिए, जिसे कोई भी व्यक्ति इंडिया में कहीं पर भी चैलेंज नहीं कर सकता। कैसे, चलिए जानते हैं। सेक्शन 3 ऑफ वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को ये लगता है कि कोई भी जमीन, चाहे वो आपकी हो चाहे कोई और जमीन हो, इस्लामिक चैरिटी से संबंधित है, तो बोर्ड उस पे अपना क्लेम कर देगा और कर सकता है। अगर वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पे अपना क्लेम करता है, तो उस जमीन का मालिक इस बात को प्रूव करने के लिए कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं, वो उसकी खुद की जमीन है, वो किसी इंडियन कोर्ट में नहीं जा सकता। उसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, जहाँ के सभी अधिकारी वक्फ बोर्ड के मुस्लिम अधिकारी होंगे। सेक्शन 85 वक्फ बोर्ड 1995 ये कहता है कि जो भी डिसीजन किसी भी जमीन से संबंधित वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट लेगा, उस डिसीजन को फाइनल डिसीजन माना जाएगा। उस डिसीजन की चुनौती इंडिया के किसी भी कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, में नहीं की जा सकती। यानी कि वक्फ बोर्ड ने अगर कह दिया कि ये जगह हमारी है, तो उस बात को प्रूव करने के लिए आपको उन्हीं के कोर्ट में जाना पड़ेगा। उन्हीं के अधिकारी होंगे और वही फैसला करेंगे जो पहले से फैसला करके बैठे हैं कि ये जमीन हमारी है। सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 वक्फ बोर्ड को किसी भी प्रकार के प्रूफ और पेपर वर्क से भी मुक्ति दिला देता है। यानी कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी लैंड पे क्लेम कर दिया है कि वो लैंड वक्फ बोर्ड का है, तो उस बात को सिद्ध करने के लिए वक्फ बोर्ड को किसी भी प्रकार के प्रूफ या कागज दिखाने की जरूरत नहीं है।
बल्कि वो व्यक्ति जिसका वो लैंड है, वो व्यक्ति वो कागज दिखाएगा और प्रूफ दिखाएगा कि ये लैंड उस व्यक्ति का है और उस बात को सिद्ध करेगा। ये तीनों सेक्शन वक्फ बोर्ड को इनडायरेक्टली इतनी पावर दे देते हैं कि वक्फ बोर्ड जिस जगह को चाहे उस जगह को अपनी बता सकता है, और अगर वो ऐसा करता है तो उसके लिए आप ना तो कहीं फाइट कर सकते हैं, ना ही कहीं और जा सकते हैं। 1995 के बाद 2013 में भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने अंडर द लीडरशिप ऑफ मनमोहन सिंह जी कुछ और चेंजेस वक्फ बोर्ड एक्ट में किए और इसे और सुप्रीम पावर्स दी। इसमें कि वक्फ बोर्ड को ये पावर दी गई कि वक्फ बोर्ड को किस जमीन को लेने के लिए कोई भी लीगल फाइट करने की जरूरत नहीं है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में 123 प्राइम प्रॉपर्टीज दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी वक्फ बोर्ड एक्ट का यूज करते हुए। और ये सब एक्ट तो 1995 और 2013 में किए गए, तो अब 2024 में वक्फ बोर्ड की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? दरअसल शुक्रवार को पार्लियामेंट में राज्यसभा में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हरनाथ सिंह यादव जी ने एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए, रिपील वक्फ एक्ट 1995। रिपील का मतलब होता है किसी चीज को ऑफिशियली कैंसिल कर देना। ये बिल वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट या वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए नहीं लाया गया है। ये बिल लाया गया है वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 को खत्म करने के लिए, जो कांग्रेस ने 1995 में मुसलमानों को लुभाने के लिए, खुश करने के लिए बनाया था। इसे राज्यसभा में अब रखा गया है, इसके ऊपर अब चर्चा होगी और फिर इसको पास करवाया जाएगा। पास होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, पर यही कारण है कि क्यों वक्फ बोर्ड आज एक चर्चा का विषय पूरे देश में बना हुआ है और हर मीडिया चैनल पे आप इसे कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं या पढ़ पा रहे हैं। इस बिल को राज्यसभा में रखते हुए हरनाथ सिंह यादव जी ने कहा कि मेरे पास सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें वक्फ बोर्ड लोगों की जमीन ले लेता है। उनमें से 2 एग्जाम्पल्स मैं पार्लियामेंट में देना चाहूंगा। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के ट्रिची जिले में एक गांव है। ट्रिची जिला काफी डेवलप जिला है तमिलनाडु का। उसमें एक गांव है तिरुचेतुरई। इस पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड ऑफ चेन्नई ने क्लेम किया है कि ये गांव की पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की है। वहाँ के लोगों को पता भी नहीं थी कि ये प्रॉपर्टी उनकी खुद की प्रॉपर्टी, जहाँ पे वो सदियों से उनके पूर्वज और वो खुद खेती करते आ रहे, काम करते आ रहे हैं, अब किसी और की हो चुकी है। इस बात का खुलासा हुआ कैसे? दरअसल वहाँ के एक किसान राजगोपाल को अपनी बेटी की शादी करनी थी, जिसके लिए उसे पैसे की जरूरत थी। उसके लिए वो अपनी जमीन यानी कि अपने खेत बेचने रजिस्ट्रार के ऑफिस गया। जब वो रजिस्ट्री करवाने रजिस्ट्रार के ऑफिस में गया तो वहाँ उसको बताया गया कि आप इस जमीन को बेच नहीं सकते क्योंकि आपके पास इसका मालिकाना अधिकार नहीं है। अब इस जमीन का मालिकाना अधिकार वक्फ बोर्ड के पास। हिंदू बहुल गांव है और वो पूरा वक्फ की संपत्ति हो गया, यानी इस गांव का कोई निवासी अपनी ही संपत्ति बेच नहीं सकता। इस गांव में राजगोपाल नाम के एक शख्स ने अपनी 1 एकड़ जमीन बेचने का फैसला किया। जमीन की रजिस्ट्री के लिए जब वो रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि जमीन वक्फ हो चुकी बॉस, और उसका मालिकाना हक तो वक्फ बोर्ड के पास है। जमीन बेचने के लिए वक्फ बोर्ड चेन्नई से एनओसी लेना। राजगोपाल का दावा है कि उन्होंने रजिस्ट्रार से पूछा कि अपनी ही जमीन बेचने के लिए वक्फ बोर्ड से एनओसी लेने की क्या जरूरत है। इस पर रजिस्ट्रार ने वक्फ बोर्ड के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि तिरुचेंतुरई गांव में किसी भी भूमि की बिक्री के लिए चेन्नई में वक्फ बोर्ड से एनओसी की आवश्यकता हो। वक्फ बोर्ड ने भू अभिलेख विभाग को पत्र और दस्तावेज द्वारा सूचित किया है कि ये पूरा गांव उसका है। जो व्यक्ति गांव की जमीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आते हैं उन्हें वक्फ बोर्ड से एनओसी प्राप्त करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार ने उनको ये भी बताया कि तिरुचेत्री गांव में कोई भी व्यक्ति किसी भी जमीन को अब बेच नहीं सकता बिना चेन्नई वक्फ बोर्ड के एनओसी के। उन्होंने राजा गोपाल को कहा कि आप जाएं पहले चेन्नई और वहाँ वक्फ बोर्ड से एनओसी लेके आए। अगर आपको एनओसी मिलती है तो ही आप अपनी जमीन को बेच सकते हैं, वरना आप इसे नहीं बेच सकते। जब हमने इस बात को सर्च किया तो हमें टाइम्स नाउ की 1 साल पुरानी एक वीडियो मिली जिसमें उन्होंने खुद अपने रिपोर्टर को तिरुचेत्री भेजा और उसको स्टडी करवाया। पूरा का पूरा गांव हिंदू पॉपुलेटेड गांव है। यहाँ पे मात्र 7 से 8 घर ही मुस्लिम हैं। दूसरा, इसी गांव में एक शिव मंदिर भी है जो चोला डायनेस्टी के टाइम पे बनाया गया है, जो लगभग 1350 साल पुराना है। और ये सारी इंस्क्रिप्शन, ये एक टेम्पल कब बना और किस समय में बना, ये सारी इस टेम्पल की वॉल, फ्रंट वॉल पे इंस्क्राइब की गई है। इसके बावजूद भी वक्फ बोर्ड ऑफ चेन्नई ने अपना क्लेम इस टेम्पल पर पूरे गांव पे कर दिया है। 1 साल पहले आज से जब टाइम्स नाउ ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो मामले ने गर्माहट पकड़ी और आसपास के एरिया के जो बीजेपी के लीडर्स थे वो तिरुचेत्री गांव पहुंचे और उन्होंने गांव वालों को आश्वासन दिया कि हम आपकी जमीन वक्फ बोर्ड पे नहीं जाने देंगे। इसके चलते उस समय वक्फ बोर्ड ऑफ चेन्नई ने उस किसान राजगोपाल को एनओसी दे दी और कहा कि फिलहाल वो लोग जिनको जरूरत है वो जमीन बेच सकते हैं, पर यह जमीन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी ही रहेगी। तो ये था वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 की पावर्स और उसकी रियलिटी।
इस कैसे कांग्रेस एक कम्युनिटी को, एक रिलीजन को बाकी सब के ऊपर कैसे एक्स्ट्रा फेवर करके सबको परेशान कर देती। टेक केयर, जय हिंद।